This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग एनटीवी ह्यूस्टन। दिस इज सायरा चौहान। ह्यूस्टन की सभी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पोर्टलैंड में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच क्लैश किस तरीके से लगातार चल रहा है। कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स लगातार फैलती जा रही है और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि WHO ने कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ा क्या नया बड़ा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। पोर्टलैंड में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने किया टीयर गैस का इस्तेमाल। कैलिफोर्निया में हीट वेव और लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से लगी आग लगातार फैल रही है। 72 घंटों में 11,000 बार बिजली गिरी। ऑफिसर्स घर खाली कराने के लिए घर घर जाकर लोगों को कर रहे हैं अलर्ट। कोरोना वायरस की वैक्सीन पेंडेमिक को खत्म नहीं कर पाएगी। लोगों को अब कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। WHO ने किया अलर्ट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर कैंपेन एडवाइजर स्टीव बैनन और 3 लोगों को किया गया अरेस्ट। बॉर्डर वॉल फंड रेजिंग कैंपेन में धांधली का चार्ज। न्यूयॉर्क सिटी में टीचर्स की डिमांड, इंस्टीट्यूशन की रीओपनिंग से पहले स्कूल डिस्ट्रिक्ट कोविड-19 टेस्टिंग और दूसरे सेफ्टी मेजर्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करे। यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ टीचर्स की तरफ से वार्निंग, ऐसा नहीं किया गया तो जाएंगे स्ट्राइक पर। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को किया क्रिटिसाइज। कहा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के बिल्कुल भी लायक नहीं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा को दिया जवाब। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अब क्यों कर रहे हैं इंडोर्स। न्यूज अब डिटेल से देखते हैं और बात करेंगे सबसे पहले ह्यूस्टन की। आपको बता दें स्पिरिट ऑफ कॉन्फेडरेसी स्टैचू को अब ह्यूस्टन म्यूजियम में रीलोकेट कर दिया गया है। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट मदिहा मसूद की यह स्पेशल रिपोर्ट। A statue that once glorified the Confederacy, that stood in a Houston park for more than a century before it was removed 2 months ago, is now in the possession of the Houston Museum of African American Culture. The spirit of the Confederacy, which depicts an angel holding a sword, was removed from Sam Houston Park in June. The statue was dedicated at Sam Houston Park back in 1908. The Houston Museum of African American Culture is now the first museum of its kind in the nation to feature a Confederate monument. The city removed the statue earlier this summer when the death of George Floyd ignited nationwide calls to remove Confederate monuments and statues. The statue will not be visible to the public, but visitors can request to see it by appointment. Madiha Masood, NTV, Houston. और ह्यूस्टन से अगली खबर आपको बता दें कि ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने ह्यूस्टन सिटी काउंसिल के साथ मिलकर $2 मिलियन का रिलीफ फंड अप्रूव कर दिया है, जिसका इस्तेमाल आर्ट और कल्चर में किया जाएगा। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान खालिद मलिक की यह स्पेशल रिपोर्ट। Mayor Sylvester Turner and Houston City Council today approved $2 million in relief funding for creative businesses that are facing economic challenges due to COVID-19. Funding for the City of Houston CARES Act program for arts and culture includes $2 million from the city's Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, also known as the CARES Act. The program is open to the 1,236 creative businesses previously vetted for grants from the Mayor's Office of Cultural Affairs that have suffered businesses losses due to the pandemic. The program is open to the 1,236 creative businesses previously vetted for grants from the Mayor's Office of Cultural Affairs that have suffered business losses due to the pandemic. Individual artists will be eligible to apply for a grant of up to $1,000 and non-profit organizations will be eligible for up to $15,000 in relief funding. The COVID-19 pandemic has forced closure and cancellation of hundreds of venues and events for arts and cultural organizations. Many creative businesses have been unable to secure relief funding through the Paycheck Protection Program, also known as the PPP. Before the pandemic, Houston's nonprofit cultural sector was a $1.1 billion industry, employing more than 25,000 Houstonians. Houston's art and cultural attractions typically have 11 million to 16 million visitors annually. Event-related spending is jumping into restaurants, parking garages, hotels, and retail stores, along with the $57 million in local government tax revenues that are also being curtailed by the pandemic. And now Houston Arts Alliance will distribute the funds in September and will handle all administrative duties by completing reports and documentation ahead of the federal deadline in December.
HAA will send out notifications to the 1,236 applicants on Monday, August 24th, 2020. Artists and organizations can also verify eligibility at haatx.com/support-desk. और ह्यूस्टन के बाद अब बात कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स की। आपको बता दें कि पिछले 72 घंटों में 367 ऐसी जगह हैं जहां पर आग लगी है और ये आग लगातार फैलती जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि स्पेस से स्मोक की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। कैलिफोर्निया में हीट वेव और लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। हजारों लोगों को अभी तक इवैक्यूएट किया गया है और वहीं कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स का स्मोक स्पेस से भी नजर आ रहा है। पिछले 72 घंटों में 11,000 बार बिजली गिरी है और 367 जगहों पर आग लगी है, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स आग कम होती नजर नहीं आ रही। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने 100 से ज्यादा आग की घटनाओं के चलते इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को के पास हजारों लोग आग के चलते घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वहीं बड़ी संख्या में अब तक जानवरों की जान भी जा चुकी है। आग का सबसे ज्यादा खतरा वैकलिन शहर को है, जहां 100,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो के बीच में आता है। ऑफिसर्स घर खाली कराने के लिए घर घर जाकर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। ऑफिसर्स के मुताबिक वैकविल में 50 से ज्यादा बिल्डिंग्स आग की चपेट में आ चुकी हैं। अमेरिका के वेस्टर्न स्टेट्स के रेजिडेंशियल एरियाज में हीट वार्निंग और एडवाइजरी जारी की गई है। फायर फाइटर्स भी आग पर काबू करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। स्पेस से आई इन तस्वीरों में आप कैलिफोर्निया की आग की स्मोक साफ देख सकते हैं। तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स लगातार फैलता जा रहा है। आपको बता दें कि नेवाडा, एरिजोना, टेक्सास ये स्टेट्स भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गवर्नर गेविन न्यूसम ने इमरजेंसी पहले ही डिक्लेयर कर दी है और अब गवर्नर का कहना है कि ऐसी आग पहले कभी नहीं देखी। We are experiencing fires the likes of which we haven't seen in many years. The totality, when you consider 367 active fires that we are aware of all across the state of California, and again, when the smoke starts clearing, the conditions avail themselves with all the reconnaissance that's being done all across the state with federal partners, with national partnerships through our National Guard and state assets. We'll have more clarity on that over the course of the next number of hours and days. That is a resource challenge where they are stretched in ways where we haven't seen in the last few years. और अब बात पोर्टलैंड के क्लैश की। आपको बता दें कि पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच ये क्लैश लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रोटेस्टर्स पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। रात में ही जिस तरह से क्लैश देखा गया है उसमें पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पोर्टलैंड में कल रात पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच एक बार फिर से क्लैश देखा गया। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच क्लैश लगातार देखा जा रहा है। प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स लगातार अलर्ट है। प्रोटेस्टर्स सबसे पहले एलिजाबेथ क्रिकेट पार्क में इकट्ठे हुए और उसके बाद ICE बिल्डिंग की तरफ उन्होंने मार्च किया। पुलिस ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया कि 2 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करके उन्होंने मोल्टनोमा काउंटी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। और वहीं स्टेटमेंट में यह भी बताया गया है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी इस क्लैश में जख्मी हुए हैं। और अब इंपॉर्टेंट न्यूज कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें कि तमाम कंट्रीज कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश यही की जा रही है कि वैक्सीन आते ही पेंडेमिक का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन अब WHO ने अलर्ट किया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन बन जाने के बावजूद भी पेंडेमिक खत्म नहीं होगा। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच कई कंट्रीज कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में लगी हैं। रशिया ने तो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन मैन्युफैक्चर भी करनी शुरू कर दी है। लेकिन अब WHO का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन भी पेंडेमिक का खात्मा नहीं कर सकती। WHO यूरोपियन रीजनल डायरेक्टर हैंस क्लूज का कहना है कि लोगों को अब कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। कोरोना वायरस पेंडेमिक इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। यूरोप में 3.3 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि 200,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। वहीं कोरोना वायरस पेंडेमिक की सेकेंड वेव का खतरा भी लगातार बना हुआ है। WHO रीजनल डायरेक्टर क्लूग ने वार्न किया है कि लोगों को आने वाले इन्फ्लुएंजा सीजन के लिए भी अब तैयार रहना चाहिए। Even a vaccine will not be the end of the pandemic. The end of the pandemic will be the day when every one of us will take the responsibility and have been learning how to behave with the virus. And that depends on us. That day can even be tomorrow. The next influenza season is also approaching fast. Now it is critical that countries monitor flu activity
and restore and reinforce routine surveillance to include both viruses, and that they promote flu vaccination for at-risk groups. This is even more important this year, as we need to protect our hospitals and health workforce, already having to cope with COVID-19 from being overwhelmed. नाउ नेक्स्ट न्यूज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर कैंपेन एडवाइजर स्टीव बैनन और इसके साथ ही 3 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट हया पंजवानी की यह रिपोर्ट। Former campaign advisor to President Trump, Steve Bannon, has been arrested this morning in Washington, D.C., alongside 3 others in connection to a scheme to defraud border wall donors. The campaign to build a wall alongside the southern border of the United States, known as, quote, "We Build the Wall," unquote, raised more than $25 million through the crowdfunding sources. Bannon and the others made false claims that the funds would only be used in the execution of their mission and purpose. And Bannon publicly stated, quote, "We're a volunteer organization," end quote. For NCV News Houston, I'm Haya Panjwani. और अब न्यूज पीस डील से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि यूएई और इजराइल के बीच पीस डील को सऊदी अरब भी ज्वाइन करेगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएई और इजराइल के बीच होने वाली पीस डील को सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करेगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यूएई यूएस से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। उन्होंने ये भी कहा कि अब इस ऑफर को रिव्यू किया जा रहा है। Do you expect that Saudi Arabia will join? And I do. yes. So, yeah, they'd like to buy F-35s. We'll see what happens. It's under review. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट को लेकर लगातार अपनी स्टेटमेंट देते रहे हैं और अब उन्होंने कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा को लेकर स्टेटमेंट दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वायरस से निपटने के लिए लगातार अपने आइडियाज शेयर करते रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की इफेक्टिवनेस पर बात करते हैं तो कभी डिसइंफेक्ट इंजेक्ट करने का आइडिया देते हैं। इस बार रिसेंट प्रेस ब्रीफिंग में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा को हाईलाइट किया। Well, I hear great things about it, John. That's all I can tell you. And it could be a political decision because you have a lot of people over there that don't want to rush things because they want to do it after November 3rd. And you've heard that one before. But I've heard fantastic things about convalescent plasma. And I've heard numbers way over 50% success. And people are dying. And we should have it approved if it's good. And I'm hearing it's good. I heard from people at the FDA that it's good. और अब न्यूज़ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में इन पर्सन क्लासरूम शुरू करने से पहले सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स और टीचर्स के टेस्ट किए गए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में इन पर्सन क्लासेस शुरू करने से पहले सैकड़ों स्टूडेंट्स और स्टाफ के टेस्ट किए गए। यूनिवर्सिटी में कुछ क्लासेस अर्ली सितंबर से शुरू कर दी जाएंगी। टेस्टिंग साइट पर उन स्टूडेंट्स को बुलाया गया जिन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में इन पर्सन लर्निंग के लिए एग्री किया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को रिमोट लर्निंग और ब्लेंडेड प्रोग्राम के ऑप्शन भी दिए गए हैं। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक हेल्थ लीडरशिप के प्रोफेसर डॉक्टर होवर्ड का कहना है कि मौजूदा सिचुएशन में कैंपस को खोलना काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी डेवलपमेंट को बहुत केयरफुली ट्रैक करना होगा। कॉलेजेस की रीओपनिंग कंट्री के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ इस पर काम करना होगा। Well, we got to track this so carefully. I mean, these opening signals are very disconcerting. So we have to follow these numbers carefully, the cases, the positivity rates, the testing strategies. We have to share the lessons learned across the country to see what the best practices are from day to day. I like to point out that with every phase of this pandemic, we have underestimated the tenacity of this virus and we've overestimated our ability to control it. So the college reopenings are yet another test for our country and we have to do this as carefully as possible. और वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में टीचर्स ने भी अपनी डिमांड सामने रख दी है। उनका कहना है कि इंस्टीट्यूशंस की रीओपनिंग से पहले कोविड-19 के जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता है तो वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे। न्यूयॉर्क सिटी में टीचर्स ने डिमांड रखी है कि इंस्टीट्यूशन की रीओपनिंग से पहले स्कूल डिस्ट्रिक्ट कोविड-19 टेस्टिंग और दूसरे सेफ्टी मेजर्स को स्ट्रिक्टली से इम्प्लीमेंट करे। टीचर्स का कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके पास स्ट्राइक, कोई और जॉब करने या फिर लीगल एक्शन का ऑप्शन मौजूद है।
ये वार्निंग यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ टीचर्स की तरफ से इशू की गई है। ये फेडरेशन शहर में 133,000 पब्लिक स्कूल टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। यूएफटी प्रेसिडेंट माइकल मलगर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जिस वक्त ऐसा लगा कि सिटी मेयर लोगों को अनसेफ सिचुएशन की तरफ फोर्स कर रहे हैं, हम सीधा कोर्ट का रुख करेंगे। और वहीं स्ट्राइक की धमकी पर जवाब देते हुए मेयर बिल de Blasio ने कहा कि इलीगल कदम उठाने से पहले किसी भी यूनियन लीडर को 2 बार सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मेयर ने यह भी कहा कि वो कई महीनों से यूनियंस के साथ गुड फेथ के साथ काम कर रहे हैं। Make this clear, so I don't have to get the question. The minute we feel that the mayor is trying to force people into a situation that is unsafe, we go. We go to court, we go to job action. That's where we go. Any union leader who talks about doing something illegal should really think twice about what he's saying. We've been working in good faith with the unions for months. We're going to keep working with them, regardless of what they say, because we care more about kids and parents than these games. We are obviously going to make these safe environments. And the educators and the staff who needed medical accommodation had an opportunity to apply for it, and they're being approved for it. So I'm not going to allow these provocations. We are going to keep moving forward to get schools ready for our kids. That's what the children and parents of New York City are asking us to do. That's our job. That's our educators' job. और वहीं सेनेटर कमला हैरिस ने डेमोक्रेट्स की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने अपनी स्पीच में खास तौर पर कहा कि लोगों को सपोर्ट करना है जो बाइडेन को। यूएस सेनेटर कमला हैरिस ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अपनी स्पीच में उन्होंने लोगों से जो बाइडेन को सपोर्ट करने के लिए कहा है। वहीं कमला हैरिस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि पेंडेमिक में उनकी फेल्ड लीडरशिप की वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। That I am here tonight is a testament to the dedication of generations before me. Women and men who believed so fiercely in the promise of equality, liberty, and justice for all. This week marks the 100th anniversary of the passage of the 19th Amendment, and we celebrate the women who fought for that right. Donald Trump's failure of leadership has cost lives and livelihoods. And while this virus touches us all, we got to be honest. It is not an equal opportunity offender. Black, Latino, and indigenous people are suffering and dying disproportionately. And this is not a coincidence. It is the effect of structural racism, of inequities in education and technology, healthcare and housing, job security and transportation, the injustice in reproductive and maternal health care, in the excessive use of force by police, and in our broader criminal justice system. इलेक्शन में बस अब कुछ ही वक्त है, ऐसे में लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वहीं फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने सीधे तौर पर निशाना साधा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर। क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के लायक नहीं हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के बिल्कुल भी लायक नहीं। फिलडेल्फिया में म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन से बात करते हुए बराक ओबामा ने कहा कि ट्रंप को अपने काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बराक ओबामा ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने दोस्तों के अलावा किसी और की परवाह नहीं है। वहीं बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकन डेमोक्रेसी के सर्वाइवल को यकीनी बनाने के लिए जो बाइडेन का इलेक्शन में जीतना बेहद जरूरी है। I did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously. That he might come to feel the weight of the office and discover some reverence for the democracy that had been placed in his care. But he never did. For close to 4 years now, he has shown no interest in putting in the work. No interest in finding common ground. No interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. तो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, कमला हैरिस की तरफ से लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। लेकिन अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी खामोश नहीं हैं। क्या कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये भी देखिए।
ऑपोजिशन लगातार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया है। ट्वीट के जरिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस की जो बाइडेन के लिए सपोर्ट पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं और साथ ही दोनों के बीच पास्ट की कुछ कंट्रोवर्सीज को भी हाईलाइट किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल लेटर्स में लिखा है कि कमला हैरिस ने जो बाइडेन को रेसिस्ट और इनकॉम्पिटेंट नहीं कहा था क्या। बराक ओबामा को टारगेट करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट को जो बाइडेन को इंडोर्स करने का ख्याल अब कैसे आया। उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि पहले बराक ओबामा ने जो बाइडेन को इलेक्शन से रोकने की कोशिश क्यों की थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बराक ओबामा ने मेरे कैंपेन पर जासूसी की थी, लेकिन वो पकड़े गए। और वहीं डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में हिलेरी क्लिंटन ने खासतौर पर अमेरिकन से अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग बाहर निकलें और बढ़ चढ़कर वोट दें। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में अपने रिमार्क्स में हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अमेरिकन वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और वहीं कमला हैरिस की तारीफ करते हुए हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि जो बाइडेन और कमला हैरिस 3 मिलियन वोट से जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, इसलिए ट्रंप को हराने के लिए ओवरवेलमिंग नंबर्स की जरूरत होगी। But let's set our sights higher than getting one man out of the White House. Joe Biden and Kamala Harris are going to give us so much to vote for. And don't forget, Joe and Kamala can win by 3 million votes and still lose. Take it from me. So we need numbers overwhelming so Trump can't sneak or steal his way to victory. But as the saying goes, the world breaks everyone, and afterward, many are strong at the broken places. That's Joe Biden. He knows how to keep going, unify, and lead. I wish Donald Trump knew how to be a president, because America needs a president right now. And we need leaders equal to this moment of sacrifice and service. We need Joe Biden and Kamala Harris. And Joe picked the right partner in Kamala. She's relentless in the pursuit of justice and equity, and she's kind. और वहीं वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने सीधे तौर पर जो बाइडेन और कमला हैरिस पर हमला बोला। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन और उनकी रनिंग मेट कमला हैरिस पर अटैक करते हुए वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने कहा कि ये दोनों लिबरल ट्रेड एजेंडा पर काम कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने कहा कि दोनों की जीत से अमेरिका को नुकसान है। I mean, the truth is, Joe Biden and Kamala Harris would set America on a path of socialism and decline. I mean, Bernie Sanders said it himself at the Democrat convention this week. He said, and I quote, "Many of the ideas we fought for that just a few years ago were considered radical are now mainstream." It's amazing, but not surprising when you look at their agenda. Joe Biden actually mocked the idea that China was an economic threat to our country. He said not long ago that China was, quote, not competition. I mean, when we took office, half of our international trade deficit was with China. And Joe Biden said, not competition. Well, you all know here, the workers of Wisconsin deserve better. American workers deserve better. That's why we're going to reject the liberal trade agenda of Joe Biden and Kamala Harris, and we're going to re-elect President Donald Trump for 4 more years. और न्यूज के बाद बात करेंगे वेदर की। जी हाँ, आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं।